विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने मांग की कीमत लोच का अध्ययन किया था। कीमत के परिवर्तन के प्रभाव अन्य बातों के समान रहने पर मांग की मात्रा पर देखा जाता है। अर्थशास्त्र में लोच की जो अवधारणा है वो काफ़ी व्यापक रूप में प्रयुक्त होती है। इसके द्वारा एक चल राशि के परिवर्तन का प्रभाव किसी भी दूसरी चल राशि के परिवर्तन पर देखा जा सकता है। इसमें एक राशि स्वतंत्र मान ली जाती है और दूसरी राशि इस पर आश्रित मान ली जाती है। तो मांग की कीमत लोच के अलावा हम मांग की तिरछी लोच, आड़ी लोच, जिसे इंग्लिश में क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं, मांग की आय लोच, प्रतिस्थापन लोच आदि का भी अध्ययन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मांग की तिरछी लोच एवं आय लोच को लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं मांग की तिरछी लोच। मांग की तिरछी लोच में एक वस्तु की कीमत के परिवर्तन का प्रभाव किसी दूसरी वस्तु की मांग की मात्रा के परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। यानी जब किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है, कीमत कम होती है या ज़्यादा होती है, तो अन्य दूसरी वस्तुओं की मात्रा में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, उनकी मात्रा, मांग मात्रा में वृद्धि होगी या कमी होगी। जैसे यदि हम x और y दो वस्तुएं लें और x की मांग की तिरछी लोच जानने के लिए हमें x की मांग के आनुपातिक परिवर्तन में y की कीमत के आनुपातिक परिवर्तन का भाग देना होगा। ये जब मैंने शुरू में आपको सूत्र बताए थे मांग की लोच के, उस समय बता दिया था। फिर भी उसमें कीमत लोच में हम लेते हैं मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यहाँ हम लेंगे कि x वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा y वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसको हम गणितीय सूत्र के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ एक्स वाई। इसको हम मांग की तिरछी या आड़ी लोच या क्रॉस इलास्टिसिटी को ई एक्स वाई के द्वारा सूचित करते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बटा एक्स। वैसा ही है जैसा कीमत बटा, यहाँ पर डेल्टा पी वाई बटा पी। वस्तु की कीमत कौन सी लेंगे? वाई वस्तु की। तो वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन का एक्स वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाएगा। मांग की जो तिरछी लोच है उसके अध्ययन से हमें स्थानापन्न वस्तुओं और पूरक वस्तुओं की स्थिति की जानकारी होती है। जैसे आजकल टेरिलीन और टेरिकोट वस्त्र एक दूसरे के स्थानापन्न माने जाते हैं। हम मान लेते हैं कि टेरिलीन वस्त्र का भाव घट जाता है, तो इससे टेरिकोट की मांग में घटने की प्रवृत्ति लागू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि टेरिलीन सस्ता हो गया है, इसलिए टेरिकोट की जगह उपभोक्ता टेरिलीन खरीदना शुरू कर देगा, क्योंकि जो ग्राहक है वो टेरिकोट से टेरिलीन वस्त्र की तरफ जाने लग जाएंगे। इसी प्रकार से यदि टेरिलीन का भाव बढ़ जाता है तो टेरिकोट की मांग में बढ़ने की प्रवृत्ति लागू हो जाएगी, क्योंकि ग्राहक टेरिलीन वस्त्र से टेरिकोट वस्त्र की तरफ जाने लगेंगे। इस प्रकार से टेरिलीन की कीमत एवं टेरिकोट की मांग के परिवर्तन एक ही दिशा में होंगे, अतः टेरिकोट की मांग की तिरछी लोच धनात्मक होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब मांग की तिरछी लोच धनात्मक होगी तो वस्तुएं कैसी होगी? स्थानापन्न वस्तुएं होंगी। इस प्रकार से स्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति में मांग की तिरछी लोच जो है पॉजिटिव या धनात्मक होती है और इसकी अधिकतम सीमा अनंत तक हो सकती है। दूसरा है फिर पूरक वस्तुएं और मांग की लोच या तिरछी लोच। जैसे हम दो वस्तुएं ले सकते हैं, डबल रोटी और मक्खन, दोनों एक दूसरे की पूरक है ना। डबल रोटी पर मक्खन लगा के खाया जाता है। यदि डबल रोटी की कीमत घट जाती है तो मक्खन की मांग बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा डबल रोटी लेंगे तो ज़्यादा डबल रोटी पर लगाने के लिए मक्खन भी ज़्यादा चाहिए होगा। और यदि डबल रोटी की कीमत बढ़ती है तो मक्खन की मांग भी घट जाएगी, क्योंकि डबल रोटी की मांग घट जाएगी तो उस पर कम मक्खन लगाने की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से पूरक वस्तुओं में मांग की तिरछी लोच ऋणात्मक होती है। इसके अलावा प्रोफेसर रयान जो है उनका ऐसा मानना था कि ऋणात्मक तिरछी लोच का संबंध केवल पूरक वस्तुओं से ही नहीं होता है, बल्कि प्रबल और तीव्र किस्म के आय प्रभावों से भी होता है। हम आय प्रभाव में देख चुके हैं कि यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाने से वास्तविक आय प्रभाव अधिक होता है तो उपभोक्ता प्रायः घटिया वस्तु के स्थान पर बढ़िया वस्तु का उपभोग बढ़ा लेता है। तो इस प्रकार से ऋणात्मक तिरछी लोच का संबंध प्रबल आय प्रभाव से भी हो सकता है। जैसे कि अगर डालडा घी के भाव कम हो जाए, है ना, तो उससे देसी घी की मांग बढ़ सकती है और इसका प्रमुख कारण आय प्रभाव हो सकता है। यदि दो वस्तुओं के बीच की तिरछी लोच शून्य होती है तो वे वस्तुएं एक दूसरे की स्वतंत्र मानी जाएगी, न तो वे स्थानापन्न वस्तुएं और न ही पूरक वस्तुएं।
तो मांग की जो तिरछी लोच है इसका अर्थशास्त्र में बहुत ही महत्व है। यदि दो स्थानापन्न वस्तुओं में मांग की तिरछी लोच ऊंची घनात्मक होती है तो वह एक दूसरे के निकट की स्थानापन्न होती है, और यदि उनमें तिरछी लोच नीची घनात्मक होती है तो वह एक दूसरे की स्थानापन्न अथवा परस्पर कम स्थानापन्न किस्म की वस्तुएं होती है। इसी प्रकार से यदि दो परक पूरक वस्तुओं में ऊंची ऋणात्मक तिरछी लोच पाई जाती है तो वे एक दूसरे की बहुत ही निकट की पूरक वस्तुएं मानी जाएंगी, और यदि नीची ऋणात्मक तिरछी लोच पाई जाती है तो वे एक दूसरे की दूर की पूरक वस्तुएं मानी जाएगी। मांग की तिरछी लोच का जो उपयोग है वो ज्यादातर उद्योग की सीमाओं को निर्धारित करने में किया जाता है। साधारणतः ऊंची तिरछी लोचें गहरे संबंधों को अथवा एक ही उद्योग की वस्तुओं को सूचित करती है, एवं नीची तिरछी लोचें दूर के संबंधों को अथवा विभिन्न उद्योगों की वस्तुओं को सूचित करती है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये देखिए आपके सामने वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की कीमत 100 रुपये से 110 रुपये हो जाती है, मान लेते हैं ना। 100 रुपये से 110 रुपये हो जाती है। एक्स वस्तु की मांग की मात्रा 100 से 5 हो जाती है। और आमदनी 5500 पे स्थिर रहती है। वाई वस्तु की कीमत 50 रुपये से 51 रुपये हो जाती है। या सॉरी, एक्स वस्तु की कीमत 100 रुपये है, स्थिर है, ये 100 ही मानना है मैं ना। तो एक्स वस्तु की कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि एक्स वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हुआ। आमदनी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ। तो ये जो एक्स वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हुआ है ये वाई वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण हुआ है, इसलिए इसे हम मांग की तिरछी लोच के सूत्र का यहाँ पर उपयोग करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मांग की तिरछी लोच के अंतर्गत कि एक्स वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा वाई वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, उसके द्वारा हम मांग की तिरछी लोच का पता लगाते हैं। तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा हमारे पास डेल्टा एक्स बटा एक्स बटा डेल्टा पी वाई बटा पी वाई। इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा हम इलास्टिसिटी ऑफ एक्स वाई यानी मांग की तिरछी लोच या इलास्टिसिटी को ज्ञात करेंगे। अब यहाँ मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ देखिए, 100 से 105 हो गई तो 5 बटा x यानी प्रारंभिक x की मात्रा क्या है 100, डेल्टा पी वाई यानी वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो 50 रुपये से 51 रुपये हो गई है। ये देखिए 50 से 51 रुपये हो गई है, तो 1 रुपये का परिवर्तन आया है, 1 रुपये बढ़ी है। बटा प्रारंभिक कीमत 50, तो इसको हम वापस लिखेंगे तो ये हो जाएगी 5 बटा 100 इंटू 50 बटा 1, तो 55 25 250 बटा 100 इज इक्वल टू 2.5 2.5 होगी, है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मांग की क्रॉस इलास्टिसिटी है या उसकी तिरछी लोच है वो 2.5 घनात्मक है। मैंने बताया था स्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति में मांग की तिरछी लोच घनात्मक होती है। तो यहाँ एक्स और वाई दोनों ही जो वस्तुएं हैं वो क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं, और ऊंची घनात्मक होने के कारण 2.5 होने के कारण वो काफी नजदीक की स्थानापन्न वस्तुएं मानी जाएंगी। इसके पश्चात हम आते हैं मांग की आय लोच। आय के परिवर्तनों से एक वस्तु की मांग में जो परिवर्तन आता है उसे हम मांग की आय लोच कहते हैं। मांग की आय लोच को ज्ञात करने का सूत्र भी उसी प्रकार से है कि मांग की आय लोच इज इक्वल टू एक्स वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा आय में आनुपातिक परिवर्तन। तो यहाँ हम लेंगे तो सिर्फ कीमत की जगह अब आय में आनुपातिक परिवर्तन आ जाएगा। इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं हम कि जो अधिकांश वस्तुओं के लिए आय के बढ़ने से वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, जिससे आय लोच घनात्मक होती है। घटिया वस्तुओं के संबंध में आय में वृद्धि होने से उनकी मांग कम हो जाती है, अतः इनमें आय लोच ऋणात्मक होती है। आय के परिवर्तनों से मांग पर जो प्रभाव पड़ता है वह आय के स्तर के साथ साथ बदलता जाता है।
उदाहरण के लिए भारत में बहुत नीची आमदनी के स्तरों पर डालडा घी भी नहीं खरीदा जाएगा। इस परिधि में डालडा घी की मांग की अपेक्षा आय लोच शून्य होगी। बाद में आय के बढ़ने पर इसका उपभोग बढ़ना प्रारंभ होगा और कुछ समय तक आय की वृद्धि के साथ साथ इसका उपभोग बढ़ता रहेगा। देखिए प्रारंभ में इस रेखा चित्र में देखिए ओ बिंदु से या जीरो बिंदु से हम शुरू करते हैं तो प्रारंभ में ये डॉट डॉट रेखा जहाँ लिखा है शून्य आय लोच, यहाँ तक आय की लोच शून्य होती है, यानी यहाँ तक उनकी आमदनी इतनी कम है कि वो डालडा घी को भी नहीं खरीद पा रहे हैं। फिर जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ती है तो डालडा घी की मात्रा में वृद्धि करते हैं, जहाँ लिखा हुआ है घनात्मक आय लोच, यहाँ से वो बढ़ता हुआ शुरू होता है और जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है उसके साथ डालडा घी के उपभोग की मात्रा को भी वो बढ़ाते चले जाएंगे। इस सीमा के लिए हम कह सकते हैं कि आय लोच धनात्मक होगी। आय के ऊंचे स्तरों पर पर्याप्त मात्रा में डालडा घी खरीद लिए जाने के कारण आय में और वृद्धि होने से इसकी मांग अपरिवर्तित बनेगी। अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है शून्य आय लोच, ये दो खड़ी डॉट डॉट की लाइनें रेखाएं हैं, इनके बीच में ये जो आय लोच का वक्र है वो स्थिर है, यानी अब यहाँ पर आय का एक इतना ऊंचा स्तर आ गया है कि वहाँ पर डालडा घी की खरीद स्थिर हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। इस परिधि में पुनः मांग की आय लोच शून्य हो जाएगी। तो यहाँ जब इस आय के स्तर पर ये डॉट डॉट दो लाइनें इनके बीच में आय के इस स्तर पर उसकी मात्रा में कमी या वृद्धि नहीं हो रही है, अपरिवर्तित रहती है, इसलिए यहाँ भी मांग की आय लोच शून्य होगी। एक बिंदु के बाद उपभोक्ता डालडा घी से देसी घी या मक्खन की तरफ जाने लग जाएंगे। अब ये जो दूसरी वाली खड़ी डॉट डॉट लाइन है इसके बाद में, जिससे डालडा घी की मांग वास्तव में घट जाएगी। ऐसी स्थिति में आय लोच ऋणात्मक हो जाएगी और वापस नीचे की तरफ आएगा जहां लिखा हुआ है आय लोच ऋणात्मक। तो मांग की आय लोच की विभिन्न दशाएं होती है ना। इसको हम गिफिन वस्तुओं के अंतर्गत भी देख चुके हैं कि एक वस्तु कुछ समय तक सामान्य वस्तु रह सकती है, फिर बाद में घटिया वस्तु हो सकती है और फिर उसके बाद में वो घटती हुई भी हो सकती है। भारत में मांग की आय लोच के अध्ययन का विशेष महत्व है। भारत जैसे देशों में देश के आर्थिक विकास के साथ साथ यहाँ आमदनी भी बढ़ रही है। निम्न वर्ग की आय में वृद्धि होने से खाद्यान्नों की मांग पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अतः इस वर्ग के लिए खाद्यान्नों की मांग की आय लोच धनात्मक होती है। आय के निरंतर बढ़ने से एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब खाद्यान्नों के लिए मांग की आय लोच शून्य हो जाएगी। उससे भी आगे आय के बढ़ने से खाद्यान्नों के स्थान पर अन्य पदार्थ जैसे कि दूध है, घी है, फल है आदि की मांग ज़्यादा बढ़ेगी और इस परिवर्तन का प्रभाव खाद्यान्नों की मांग की आय लोच पर अवश्य पड़ेगा। यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब हम एक वस्तु के संबंध में मांग की आय लोच की चर्चा करते हैं तो हमें एक विशेष आय समूह के लोगों को ही ध्यान में रखना पड़ेगा। देश के विभिन्न आय समूहों के लोगों के होने से उनकी आमदनियों के परिवर्तनों का उन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। एक ही समय में एक वर्ग के लिए खाद्यान्नों के संबंध में मांग की आय लोच धनात्मक हो सकती है और तो दूसरे वर्ग के लिए जो अन्य पौष्टिक पदार्थ जैसे कि दूध है, फल है आदि की तरफ अग्रसर हो रहे हैं उनके लिए ये ऋणात्मक भी हो सकती है। प्रोफेसर स्टेवनियर एवं हैग ने मांग की आय लोचों के 3 प्रकार के परिणामों को विशेष प्रकार से जो है महत्वशील माना था कि यदि आय की लोच शून्य के बराबर हो तो इस स्थिति में या वह स्थिति तब आती है जबकि आय के बढ़ने से एक वस्तु की मांग में कोई वृद्धि नहीं हो। तो यहाँ आय लोच का गुणांक धनात्मक आय लोच को ऋणात्मक आय लोच से पृथक करता है, जैसा कि ये डॉट डॉट लाइन जो खड़ी है दोनों इसमें दिख रहा है, इसलिए यह बहुत उपयोगी माना जाता है। प्राय शून्य आय लोच के बाईं तरफ धनात्मक आय लोच और दाईं तरफ ऋणात्मक आय लोच होती है। ऋणात्मक आय लोच की स्थिति घटिया वस्तुओं में पाई जाती है। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि यदि उपभोक्ता अपनी बढ़ी हुई आय का समस्त अंश एक वस्तु पर व्यय कर लेता है तो मांग की आय लोच जो है वो 1/kx होगी। यहाँ kx उपभोक्ता की आय का एक अंश है जो x वस्तु पर खर्च करता है। तीसरा उन्होंने बताया कि मांग की आय लोच अगर 1 से ज़्यादा है, इकाई से ज़्यादा है तो उसका काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि आय लोच के इकाई से अधिक होने का अर्थ होगा कि उपभोक्ता एक वस्तु पर अपने व्यय में उस अनुपात से अधिक खर्च करता है या वृद्धि करता है जिसमें उसकी आय बढ़ी है। ऐसी वस्तु को हम एक अर्थ में लग्जरी वस्तु या विलासिता की वस्तु कह सकते हैं। इसकी ऊपरी सीमा अनंत तक होती है। इसी प्रकार से एक वस्तु की आय लोच के इकाई से कम होने पर उसे अनिवार्य वस्तु या नेसेसरी कमोडिटी कहा जा सकता है। इसकी न्यूनतम सीमा 0 तक हो सकती है। तो इस प्रकार से आय लोच
एक से अधिक व एक से कम होने पर वस्तुओं को विलासिता की वस्तुएं, जब एक से अधिक है तो विलासिता की वस्तु, और जब एक से कम है तो उसे अनिवार्यता की वस्तु कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था में जिन पदार्थों की मांग आयलोच कम होती है उनसे संबंधित उद्योगों का विकास धीमी गति से होता है, और जिन पदार्थों की मांग की आयलोच ऊंची होती है उनसे संबंधित उद्योगों का विकास तेज गति से होता है। तो इससे हमें विभिन्न उद्योगों की प्रगति में अंतर जो उत्पन्न होता है वो हमें देखने को मिलता है। इसको हम एक सरल उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न दे रखा है मैंने, एग्जाम्पल है। इसमें एक्स वस्तु की कीमत स्थिर है 103 रुपये, 103 रुपये। अब एक्स वस्तु की जो मांग मात्रा है वो 100 से बढ़ करके 105 हो जाती है, और आमदनी 6500 से बढ़ करके 7000 होती है। वाई वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब एक्स वस्तु और वाई वस्तु की कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है और आमदनी के परिवर्तन के कारण मात्रा में वृद्धि हुई है, तो इसे हम मांग की आयलोच कहेंगे। जैसा कि सूत्र के हिसाब से हमें पता है, सूत्र में मैंने आप लोगों को बताया था कि मांग की आयलोच के अंतर्गत हम सूत्र काम में लेते हैं एक्स वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा आय में आनुपातिक परिवर्तन। तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र है वो हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बटा एक्स। ये देखिए, ये सब में कॉमन रहता है ना, बटा हो जाएगा डेल्टा वाई बटा वाई, यानी आय में परिवर्तन और प्रारंभिक आय। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो डेल्टा एक्स हमारा कितना है, 100 से मांग की मात्रा 100 से 105 हो जाती है, तो डेल्टा एक्स है हमारा 5 बटा एक्स, प्रारंभिक मात्रा कितनी है, डेल्टा एक्स बटा एक्स। तो एक्स में जो प्रारंभिक मात्रा है वो है 100, तो ये हो जाएगी 100। फिर है डेल्टा वाई, आमदनी में परिवर्तन 6500 से 7000 हो रहा है, तो 500 प्लस है, बढ़ रहा है, बटा प्रारंभिक आमदनी हो गई 6500। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 5 बटा 100 इंटू, बटा में है तो इधर आएगा तो इंटू में ऊपर चला जाएगा 6500 बटा 500। तो अगर हम इनको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 5, तो 65 बटा 100 बच गया हमारे पास। तो ये हो गया 0.65 मांग की लोच आ गई, और ये घनात्मक है ना। तो घनात्मक मांग की लोच अभी बताया था मैंने। घनात्मक मांग की लोच क्या बताता है हमें, कि उस वस्तु की आमदनी में वृद्धि होने पर, है ना, उसकी मांग लोचदार बनी रहती है, यानी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होगी। आमदनी बढ़ी तो उस वस्तु की मात्रा में वृद्धि हुई, यानी ये एक सामान्य वस्तु है जो आमदनी के साथ साथ उसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में मांग की तिरछी लोच यानी क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी आय लोच के बारे में अध्ययन किया है।